स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ Mg+2 का जो मोलिकुलर वेट है, यहाँ पे जो मैं सर्कल ले रहा हूँ वहाँ पे देखना, Mg+2 का मोलिकुलर वेट है 24, उसका इक्विवेलेंट वेट होगा 12, और कैल्शियम का जो है मोलिकुलर वेट होगा 40, और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 20, एंड एल्यूमिनियम का जो Al+3 का जो मोलिकुलर वेट होगा 27, एंड इक्विवेलेंट वेट होगा 27/3 यानी कि 9। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसका सोर्स होता है जो हार्डनेस का, वो कौन क्या होता है? एक तो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो सोर्स होगा, हार्डनेस का सोर्स होगा। इम्पैक्ट क्या होगा? इट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ सोप, यानी कि इसका इम्पैक्ट होगा कि ये जो हार्डनेस के कारण जो है वो सोप का जो है कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। इट लीड्स टू इंक्रेस्टेशन, इसके कारण जो है इसके कारण भी इंक्रेस्टेशन होता है पाइप्स में। इट इम्पार्ट्स बैड टेस्ट इन वाटर, यानी कि ये क्या करता है, जो वाटर में है बैड टेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इफ MgSO4 ग्रेटर देन 50 ppm इट कोज लैक्सेटिव इफेक्ट, यानी कि अगर MgSO4 ग्रेटर देन 50 ppm है तो क्या करेगा, इसके कारण जो है लैक्सेटिव इफेक्ट होगा, जो है जो क्या होता है लूज मोशन क्रिएट करता है और डाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इट लीड्स टू कोरोजन इन पाइप, इसके कारण जो है वो पाइप में कोरोजन भी क्रिएट होता है, जो क्या करता है रिड्यूस डिस्चार्ज कैपेसिटी। ठीक है ना, इसके कारण जो है डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट अपन देखते हैं अब मेजरमेंट क्या होता है इसका, सेम वही है, इसका भी मेजरमेंट टाइट्रेशन के थ्रू होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, जो ब्यूरेट होता है उसमें क्या लेते हैं EDTA। EDTA क्या होता है? इथाइलिन डायामीन टेट्रासिटिक एसिड, जो इसका पूरा नाम होता है वो इथाइलिन डायामीन टेट्राएसिटिक एसिड इसका नेम होता है, और इसका फॉर्मूला ये है C10H16N2O8। ठीक है, ये EDTA का फॉर्मूला होता है, इसकी नॉर्मलिटी होती है 0.01। ठीक है, और इसको ब्यूरेट में अपन डालते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में जो है अपन सैंपल वाटर लेते हैं, उसके साथ कोनिकल फ्लास्क में अपन इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, EBT। कोनिकल फ्लास्क में अपन EBT यूज करते हैं, इसका पूरा नाम होता है एराइक्रोम ब्लैक टी, एराइक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, ये तो या ब्लू कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, आई बात समझ में? EBT जो है, EBT को अपन जब सैंपल वाटर के साथ, मतलब हार्ड वाटर जो होता है उसके साथ अपन ऐड करते हैं, तो क्या होगा, EBT Ca+ या Mg+2 के साथ ये रिएक्शन करके वाइन रेड कलर अपने को देता है। ठीक है, जब वाइन रेड कलर आ जाता है तो अपन कह सकते हैं ये एक तरह किसका सॉल्यूशन है, EBT+ हार्ड वाटर का। ठीक है, अब EDTA, ये EBTA नहीं है, ये EDTA, ध्यान रखना है ना। एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ये EDT है, EDTA+ EBT यानी कि ये वाइन रेड कलर का होगा, उसके साथ मैं EDTA मिलाऊंगा ब्यूरेट से, ये ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट से मैं जो ये मेरे पास EDTA है, ये जब मैं कोनिकल फ्लास्क में मिलाऊंगा, ये मेरा क्या है कोनिकल फ्लास्क, इसमें मिलाऊंगा तो क्या आएगा, जब तक मैं मिलाऊंगा क्या हुआ, जब तक ये मैं तब तक मिलाऊंगा तब तक कि जो सैंपल है अपने पास है ना, उसका वो कलरलेस आ जाएगा। जब वो कलरलेस आएगा तब अपन वहां पे रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसकी लिमिट जो होती है वो लिमिट क्या होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर।
HCaCO3 और रिजेक्शन जो होती है 600 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई होता है, घरों में जो वाटर सप्लाई होता है, उसकी हार्डनेस अपन मस्ट बी इन रेंज 75 टू 115 मिलीग्राम पर लीटर, इस रेंज में अपन को सप्लाई करनी है। आई बात समझ में? यानी कि डोमेस्टिक पर्पज के लिए पानी जब पीने योग्य तभी होगा जिसकी उसकी हार्डनेस 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में हो। ठीक है, आई बात समझ में? अब कहते हैं, अब हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी को दोनों को कंबाइन करके अपन देखते हैं, है ना। उसका कंबाइंड फॉर्म में कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं, समझ आ रहा ना सब? कोई डाउट है क्या अभी तक हार्डनेस में, एल्कलिनिटी में? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, जो ये मेरा हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी क्या होती थी अपने पास, ये जो है ये मेरी क्या है, एल्कलिनिटी है। ये जो CO3 माइनस टू एंड HCO3 माइनस, ये कंपाउंड जो है मेजर पार्ट है एल्कलिनिटी के। ठीक है। एंड जो Ca2 एंड Mg+2, ये मेरे जो मेजर पार्ट हैं किसके, हार्डनेस के। मल्टीवेलेंट कैटायन है, देन प्रोड्यूस हार्डनेस। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि जो सोडियम एल्कलिनिटी है, सोडियम की जो सोडियम के साथ जो एल्कलिनिटी होती है वो अगर एब्सेंट है, ठीक है ना, तो क्या है, Na2CO3 और NaHCO3 इज एब्सेंट। अगर ये दोनों एब्सेंट है, Na2CO3 एंड NaHCO3, यदि ये एब्सेंट है, अगर वाटर में इनकी ये एल्कलिनिटी है नहीं, वाटर में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा, एल्कलिनिटी जो होगी, जो एल्कलिनिटी होगी वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं जो एल्कलिनिटी होगी वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं जो टोटल हार्डनेस होगी वो क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस जो होगी वो क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जहां पे मैंने ले लिया है कि एल्कलिनिटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। कब, जब जो सोडियम एल्कलिनिटी जो है वो एब्सेंट रहेगी। सोडियम एल्कलिनिटी जब एब्सेंट रहेगी तब एल्कलिनिटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। मैं कहता हूँ टोटल हार्डनेस किसके बराबर है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगी, एल्कलिनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल हार्डनेस है वो ग्रेटर देन होगा किसके, एल्कलिनिटी के। तो यहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या आ जाएगी, तो टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है ना, और कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर है, एल्कलिनिटी के। ठीक है, ऐसे अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, जब सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट हो। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस अपने को पता ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, सॉरी, अब देखिए, ये जब सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, मान लो सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट है, यानी कि सोडियम है एल्कलिनिटी जो है वो किसके बराबर होती है, जब एब्सेंट होती है। मैंने बताया था कि एल्कलिनिटी होगी वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो एब्सेंट है, तो ओनली फॉर क्या होगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, जब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो सोडियम एल्कलिनिटी के साथ रिएक्शन करेगी, सोडियम एल्कलिनिटी के साथ रिएक्शन करेगी, तो क्या होगा,
तो अपने पास ओनली फॉर कार्बोनेट हार्डनेस ही बचेगी। तो अपने पास कार्बोनेट हार्डनेस बचेगी, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो अपन कार्बोनेट हार्डनेस है उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। वही मेरी क्या होगी, एल्कलिनिटी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ सेकंड केस है कि यदि सोडियम एल्कलिनिटी इज प्रेजेंट, यानी कि जो सोडियम की एल्कलिनिटी है वो प्रेजेंट है, तब क्या होगा, उस केस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ठीक है, जब एब्सेंट थी तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो एल्कलिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। यहाँ पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, जीरो है, तो टोटल हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। ठीक है। तो जहाँ पे अगर टोटल कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है तो एल्कलिनिटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो एल्कलिनिटी है वो टोटल हार्डनेस से भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो टोटल हार्डनेस या फिर एल्कलिनिटी, इन दोनों में वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस या फिर एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस या फिर एल्कलिनिटी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे अपन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि मान लो दो वैल्यू दे दी, एक टोटल हार्डनेस की वैल्यू दे देगा और एल्कलिनिटी की वैल्यू दे देगा, तो पूछेगा कि कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू बताइए। तो कार्बोनेट हार्डनेस, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लो उसमें। जब कोई एक वाटर सैंपल है हैज 120 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम, इसमें कितना, 120 मिलीग्राम लीटर जो है वो कैल्शियम है, और 96 जो है वो क्या है मेरे पास, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ Mg2+ है। 27 मिलीग्राम लीटर ऑफ Al3+ है। तो अपने को क्या करना है, टोटल हार्डनेस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो Ca+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca। ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Mg+2a, Mg+2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और जो अपने पास एल्यूमिनियम, सेम इसी के अकॉर्डिंग प्लस करके जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ भी अपन इक्विवेलेंट वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर ये जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए 120 क्या है, 120 टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो कैल्शियम की, तो यहाँ पे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा। और ये 50 जो है ये इक्विवेलेंट वेट है CuCO3 का, ये रहा 50। 20 जो है वो इक्विवेलेंट वेट है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, प्लस 96 क्या है यहाँ पे, ये है अपने पास Mg2+ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने 96 रख लिया। फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो ये कितना होता है 50। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg+2, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो ये अपने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया। प्लस में 27 इंटू 50/9, 50/9। उसके बाद अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हार्डनेस मेरे पास आ जाएगी 850 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या, हेलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट।
देखो अब इसमें अपन देखेंगे फाइंड टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ऑफ गिवन वाटर सैंपल। अब कोई देखो वाटर सैंपल दे रखा है, उसमें ये सारे कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग आयंस की। तो अपने को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हार्डनेस उन्हीं की फाइंड आउट करेंगे जो मल्टी कैटायन होते हैं। हार्डनेस किनकी फाइंड करेंगे, जो मल्टी कैटायन होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन मल्टी कैटायन चूज करते हैं, कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया Ca+2, दूसरा Mg+2, ये M+2 इधर रखना है ना 2+, ठीक है। और Na यहाँ पे Na मल्टी कैटायन है नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे। थर्ड है Al3+, तो ये मल्टी कैटायन है, तो ये तीन अपन ने चूज कर दिए, 1 2 और ये 3। अब इन तीन की टोटल हार्डनेस फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हार्डनेस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40 यहाँ पे रख देंगे, प्लस जो है वो CaC3 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो यहाँ पे रख देंगे, और सी कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो यहाँ पे नीचे रख देंगे, ठीक है। प्लस फिर जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख देंगे, अपॉन में उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो अपन रख देंगे। कितना है इक्विवेलेंट वेट मैंने पीछे बताया था, 12 आएगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम का। और CaC3 का अपने को वेट हमेशा यहाँ पे रखना ही है, इक्विवेलेंट वेट। और फिर यहाँ पे Al3+ का 18 वेट यहाँ पे रखेंगे, और जो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट है वो यहाँ पे रखेंगे, और जो इसका Al3+ का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 27/3 होता है, वो 9 होगा, वो यहाँ पे रख देंगे। तो टोटल हार्डनेस आएगी वो कितनी आएगी, 400 मिलीग्राम पर लीटर, 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। अब अपन आते हैं टोटल एल्कलिनिटी, टोटल एल्कलिनिटी। अब टोटल एल्कलिनिटी क्या होगी, टोटल एल्कलिनिटी जो होगी वो क्या होगी, मैं कह रहा हूँ ये अपन प्लस आयन तो लेंगे नहीं एल्कलिनिटी में, ओनली फॉर क्या लेंगे, माइनस आयन। जो माइनस आयन होते हैं वही अपन लेंगे। तो इसमें एक तो HCO3 है, तो ये मेजर कंपाउंड है एल्कलिनिटी का HCO3। SO4 एल्कलिनिटी में नहीं आता, SO4 के कारण एल्कलिनिटी नहीं प्रोड्यूस होती है, तो ओनली फॉर किसके कारण होती है, HCO3 के कारण। तो मैं इसके लिए टोटल एल्कलिनिटी निकालूंगा, जो होता है HCO3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 244 मिलीग्राम पर लीटर, जो मैं यहाँ पे रख दूंगा। और यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट वो होता है 50, वो यहाँ पे रख दिया। और दूसरा होता है HCO3 का इक्विवेलेंट वेट, वो होता है 61। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। जब टोटल हार्डनेस 400 आ रही है और 200 क्या आ रही है, टोटल एल्कलिनिटी। मैंने बोला था कि जो टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो मिनिमम वैल्यू होती है, टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, तो इन दोनों में 400 और 200 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको मैं कार्बोनेट हार्डनेस कंसीडर कर दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ ये कार्बोनेट हार्डनेस हो गया। अब मेरे पास टोटल हार्डनेस की वैल्यू पता है, तो मैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू क्या होगी, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, वो आ जाएगी 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अपने पास टोटल हार्डनेस की वैल्यू आ गई, यहाँ देखो टोटल हार्डनेस की वैल्यू आ गई, कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू आ गई, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू आ गई, एल्कलिनिटी की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। आया समझ में, Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. कोई दिक्कत है बताओ, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, ठीक है।
अब अपन देखते हैं आगे। अब आता है क्लोराइड कंटेंट। अब क्लोराइड कंटेंट के कारण जो होगा, जो मतलब इसके कारण भी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, ये भी वाटर में प्रेजेंस होती है। तो इसको चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि presence of chloride in water in excess indicates its pollution either due to sewage or due to industrial waste। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब भी क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट होगा वाटर में, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, पोल्यूशन है। किसके कारण? या तो सीवेज के कारण पोल्यूशन है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण पोल्यूशन है। ठीक है, दो कारणों से पोल्यूशन हो सकता है, या सीवेज के कारण या इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, जब क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट होगा वाटर में। ठीक है, यानी कि इसकी एक्सेस होगी तब ये इंडिकेट करेगा। देखिए इसकी लिमिट होती है। इम्पैक्ट देख लेते हैं पहले। इम्पैक्ट होता है इट गिव्स बैड टेस्ट इन वाटर, मतलब ये बैड टेस्ट देगा वाटर में। इट कोज हाइपर टेंशन, ये इसके कारण क्या होगा, हाइपर टेंशन होगी। और इट अफेक्ट हार्ट एंड किडनी, ये मतलब डायरेक्टली हार्ट एंड किडनी को अफेक्ट करता है। ज़्यादा मतलब क्लोराइड कंटेंट होगा तो अपने को ये हार्मफुल रहता है अपनी ह्यूमन बॉडी पर। ठीक है, मेजरमेंट। अब इसका मेजरमेंट भी अपन किसके थ्रू करते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू। ठीक है, वो मैंने सब आपको बता दिया था कि इंडिकेटर को मिलाएंगे क्लोरीन वाटर के साथ। ठीक है ना, तो अपन जब भी AgNO3 जो है वो क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ब्यूरेट में, वो मैं ऐड करूंगा इसमें। तब AgNO3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और AgNO3 जब K2Cr2O4 के साथ रिएक्शन करेंगे, K2CrO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये रेडिश या ब्राउन PPT बनाएंगी। ठीक है, इसे अपन मोहर मेथड भी कहते हैं, इसे अपन मोहर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और इसकी लिमिट जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है 250 मिलीग्राम पर लीटर, और कोज फॉर रिजेक्शन होती है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। आई बात समझ में? इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होगी 250 मिलीग्राम पर लीटर, और कोज फॉर रिजेक्शन होगी 1000 मिलीग्राम पर लीटर। किसी को डाउट हो तो बताइए मेरे को। क्लोराइड कंटेंट में डाउट है क्या किसी को? No, sir. ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट इसमें क्या होता है कि फ्लोराइड अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इसकी वैल्यू रहती है। ये को मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी, इतनी होनी चाहिए, इससे कम होगी तो भी खतरा है, और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगी तो भी खतरा है। यानी कि जो लिमिट है फ्लोराइड कंटेंट की वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम के बीच होनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर तक तो होनी ही चाहिए। अब देखिए 1 अगर यहाँ तक होगी तो वो क्या करेगी, जो डेंटल कैविटी को है उसको प्रिवेंट करेगी, एंड जो ग्रोथ होगी परमानेंट टीथ की उसको भी वो ग्रोथ करता रहेगा, मतलब। ठीक है ना, तो इतना फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। इट कंबाइंस विथ टूथ एनिमल एंड मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है टूथ एनिमल जो परत होती है दांतों के ऊपर उसको हार्ड बनाता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बियॉन्ड 1.5 ppm, अगर फ्लूइड कंटेंट की वैल्यू 1.5 ppm से ज़्यादा है तो इट कॉज डी deflorescence of molting of teeth and result in disease called as fluorosis। इसका मतलब कि जब भी कोई अगर फ्लोराइड कंटेंट की वाटर में 1.5 ppm से ज़्यादा है वैल्यू, तो क्या होगा, टीथ जो है वो गलने लगेंगे, या फिर अपने को जो इसके कारण डिजीज होगी उसे अपन बोलेंगे फ्लूरोसिस। क्या बोलेंगे? फ्लूरोसिस। ठीक है। अगर यह 5 ppm से ज़्यादा है
तो क्या होगा, इट कॉज केमिकल डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड रिजल्ट इन बोन फ्लोरोसिस, यानी कि जो बोन्स होगी, हड्डियों का केमिकल डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने को बोन फ्लोरोसिस रोग जो है वो हो जाएगा। एंड जो अदर जो है वो स्केल्टन एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। ये कोज फॉर रिजेक्शन है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, और एक्सेप्टेबल है 1 मिलीग्राम पर लीटर, मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? अब इसकी मेजरमेंट है वो अपन कलर मैचिंग टेक्निक्स के थ्रू करते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और एक टेस्ट सैंपल लेते हैं, उनके बीच कंपैरिजन करते हैं, जो वैल्यू है अपन नोट कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? No, sir. तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, और मैं आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कर देता हूँ, तो आप घर बैठे रहिए और इसको आराम से पढ़िए, और जो डाउट होता है वो मेरे को पूछिए, मैं बता दूंगा बाय व्हाट्सएप, बाय कॉलिंग, एनीवन सोर्स। ठीक है, तो Yes, sir. अभी आपको कोई डाउट है? इतना जो मैंने पढ़ाया है इसमें से कोई डाउट है क्या? ठीक है, थैंक्स टू ऑल।